अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? अच्छा, आज होगा हमारा ट्रेडिंग का डे ज़ीरो, या आप डे वन कह लो, वैसे डे ज़ीरो कह लेते हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ें मार्केट की देखेंगे कि किस किस तरह से मार्केट बिहेव करती है, कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, किस तरह से ट्रेड लोग करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी की ट्रेड होती है, और मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मार्केट क्या है? ठीक है, मार्केट कुछ भी, कोई हर तरह की मार्केट हो सकती है। आप चाहे फिज़िकल गुड्स की देख लो, ठीक है, चाहे स्टॉक्स की देख लो, ठीक है, कोई भी मतलब कैटेगरी हो ना, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ हो, तो उसकी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी गुड्स हो, किसी भी तरह के हों, तो उसकी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इस मार्केट को लोग, मतलब हम तो खैर पर्टिकुलरली हम फॉरेक्स को देखेंगे, स्टॉक को देखेंगे, क्रिप्टो वगैरह को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी हम काम तो इन्हीं में करेंगे। ठीक है, मेटल्स भी आ जाते हैं वैसे तो, लिख लेता हूँ एक सेकंड। खैर, अच्छा जी, सबसे पहले तो मार्केट में लोग किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेड की ड्यूरेशन को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रेड ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो होती है स्कैल्पिंग। ठीक है, ये 1 मिनट की भी हो सकती है, ये 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है। लाइक एक ये शॉर्ट टर्म ट्रेड रहती है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में। यानी कि अगर अभी, खैर मैं इसकी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, जिस तरह टाइम फ्रेम्स को अभी नहीं डिस्कस करूँगा, वो हम अगले सेशंस में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ बताने का मकसद था कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। उसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग, जो नॉर्मली 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अपवर्ड 30 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग। उसमें ड्यूरेशन 1 घंटे से लेके 1 घंटे तो खैर नहीं, वो स्कैल्पिंग में ही आएगा। वो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की एक स्विंग ट्रेड होगी। ठीक है, और फिर आ जाती है डे ट्रेड, और फिर आती है पोजीशन होल्डिंग्स। पोजीशन होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। अभी मैं इसको इतना ऐसे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, एक आइडिया देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी मार्केट होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, और जिसको ज़्यादातर हम लोग ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो उससे सबसे पहले तो आ जाती है फॉरेक्स की मार्केट। ठीक है, ये बेसिकली करेंसी बेस्ड मार्केट है। ठीक है, ये करेंसी बेस्ड मार्केट है, और इसमें हम करेंसीज को देख रहे होते हैं। अभी इनके मैं आपको इंडिविजुअल बिहेवियर्स भी बताता हूँ। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा सा डीप जाएंगे इसमें। फिर आती हैं मेटल्स। ठीक है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, और इसमें वैसे तो फर्दर हम देखें तो इसमें मेटल्स में नहीं, अपार्ट फ्रॉम मेटल्स हमारे पास क्रूड ऑयल भी होता है, और भी काफ़ी मार्केट्स होती हैं। फिर आती है हमारे पास स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट US 100। ठीक है, ये US 100 बेसिकली US की 100 कंपनीज का एक स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, 100 कंपनीज हैं, उनका एक स्टॉक है, और उसको लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि ये एक अमेरिकन 100 कंपनीज है, जिसका ये एक स्टॉक है, और इसकी इस तरह से, मतलब अभी आपको नज़र आ रही होंगी ये कैंडल्स वगैरह बनी हुई हैं, जो कि थोड़ी सी फैंसी लग रही हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। खैर, फिर आती है हमारे पास US 30। ठीक है, ये अमेरिकन 30 कंपनीज का स्टॉक है। फिर आती है US 500, ये 500 कंपनीज का एक स्टॉक बना हुआ है। और US 100 को हम नैस्डैक भी कहते हैं। ठीक है, लाइक ये तो मेरी वैसे तो फेवरेट मार्केट है। ठीक है, और क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर US 30 को हम कहते हैं डाउ जोन्स। ठीक है, और US 500 को हम कहते हैं S&P 500। ठीक है, S&P 500, यह सच को इतना मतलब प्रिपेयर नहीं किया हुआ। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, और आप नोट कर लो तो बेहतर है, मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, अब होता यह है कि हर तरह की मार्केट का बिहेव करने का स्टाइल अलग है। ठीक है, चाहे वो, अगर वो करेंसी बेस्ड मार्केट है, वो अलग तरह से बिहेव करेगी। वो गोल्ड है तो वो अलग तरह से करेगी, सिल्वर है तो अलग तरह से करेगी, क्रूड ऑयल है तो वो अलग तरह से करेगी, और स्टॉक मार्केट्स अपने लिहाज से बिहेव करेंगी। ठीक है, अब इनका बिहेवियर हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर अब आ जाते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो के अंदर सबको पता है बिटकॉइन चल रहा है, छाया हुआ है। और फिर आ जाता है हमारे पास इथेरियम USD। बेसिकली USDT के अगेंस्ट ट्रेड होता है। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन है, इसका मतलब सबको ही पता है, इतना खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। BTC USDT और इथेरियम USDT, और इसमें फर्दर और बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कह लो और भी काफ़ी हैं। जैसे इस टाइम तो ना, मतलब मीम कॉइन्स भी होते हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा बाइनांस वगैरह इनका एक्सचेंज है, ठीक है। और भी हैं, बाइनांस है हमारे पास, MXC है, और फर्दर बिटगेट है। इस तरह के हमारे पास इसके एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको ट्रेड किया जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम थोड़ा दूर कर देते हैं, इसका हमारा इतना ताल्लुक नहीं है इसके साथ, क्यों नहीं है बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। जो ये वाली मार्केट्स है ना, ये वाली सही है, ये मार्केट्स फॉरेक्स की, मेटल की, क्रूड ऑयल की, स्टॉक मार्केट, ये सारी हम ट्रेडिंग, वैसे इनको भी देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इनका चार्ट एनालिसिस जो है ना, ठीक है, चार्ट एनालिसिस मेजॉरिटी कोई भी मार्केट हो उसका चार्ट एनालिसिस आजकल ट्रेडिंग व्यू पे होता है। लेकिन इसका चार्ट एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे भी होता है, और इसका हम लोग मेटाडेटर पे भी करते हैं, ठीक है। मेटाडेटर भी एक टर्मिनल है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू से पहले मेटाडेटर था काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा फिजिबिलिटी है हमारे लिए। तो मेटाडेटर के अंदर हमारे पास MT4 है और MT5 है, ठीक है। हमारे पास MT4 और MT5 है, और ये टर्मिनल्स हैं। और जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे इन मार्केट्स पे, तो आपकी मेजॉरिटी ट्रेड्स जो हैं वो मेटा ट्रेडर पे ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे भी होती हैं, ठीक है, हम ब्रोकर को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह ये बाय सेल के बटन आ रहे हैं ना, ठीक है। इस पे हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से, और काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। मतलब जिसको आदत डली, आदत की बात है ना, ठीक है। 90% MT4 MT5 को ही यूटिलाइज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो यही चल रहे हैं, ठीक है। बाकियों का मुझे इतना कोई नहीं मैंने देखा, लेकिन मेजॉरिटी यही है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसको कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, ठीक है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, अब इस मार्केट में कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये मार्केट को चलाने वाला कौन है, इसमें कौन खेल रहा है, किस तरह से खेल रहा है, उसके क्या बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स जो हम है ना, ठीक है, ये हम है, इसको आगे लिख भी देते हैं, हम, ठीक है। ये होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। इनके पास ये ब्रोकर से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रोकर्स जैसे XNS हैं, ठीक है। ये ब्रोकर्स में भी हम डिस्कस करेंगे, खैर मैं ऊपर से बता रहा हूँ, XNS वगैरह है, ठीक है। मैं प्रोमोट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। XM है, और भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ब्रोकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा आकर अपना अकाउंट खोलता है और इनको ट्रेड करना शुरू कर देता है। कौन सी मार्केट्स को, इन मार्केट्स को। लेकिन BTC इथीरियम जो मेजर क्रिप्टो पेयर्स है ना, वो भी अब ब्रोकर्स अलाउ करते हैं ट्रेड करना MT4 MT5 पे, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर एक क्रिप्टो ट्रेडर होता है वो इधर नहीं आता, वो ज़्यादा रहता है बाइनांस, MXC, इस तरह के एक्सचेंजेस पे, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए आसानी रहती है। हमारे लिए आसानी इन ब्रोकर्स पे है, ठीक है। ये ब्रोकर्स हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं बैंक्स, ठीक है। ये बेसिकली इनका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा है। हमने खोलनी है 0.10, मैक्सिमम भी कर लेंगे तो 10 स्टैंडर्ड लॉट्स। हम लॉट को डिस्कस करेंगे बाद में, ये सिर्फ मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ कि इनका वॉल्यूम जो है वो हमसे ज़्यादा होता है, ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। 0.10 लगा लेंगे, 10 स्टैंडर्ड लॉट्स लगा लेंगे अब हमारे बैलेंस के हिसाब से, हमारे इक्विटी के हिसाब से। लेकिन जो बैंक्स है ना, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये 100 स्टैंडर्ड लॉट से लेकर 1000 स्टैंडर्ड लॉट, इस तरह से ये लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली पोजीशंस लगाई होती हैं, ठीक है। इसको भी मैं इतना डीपली नहीं लेके जा रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि
इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इन्होंने लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स को जो है उनको प्रॉफिट निकाल के देना होता है। तो ये लोग भी इसी मार्केट्स में आकर जो है अपनी पोजीशंस लगा रहे होते हैं, और इन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज करना होता है। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इतना अभी के लिए बहुत है कि इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडर से ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास मार्केट मेकर्स। अब मार्केट मेकर्स वो लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट को डिज़ाइन किया है। ठीक है, वो कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस चार्ट के बैक एंड पे मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो मार्केट मेकर्स का काम है इस मार्केट को चलाना, जिसमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप हमें मिलता है सीएमए ग्रुप। पिछले दिनों ना क्या हुआ था कि ये सीएमए ग्रुप जो है ना, कुछ देर के लिए इनका सर्वर अपडेट हो रहा था, जिस वजह से जितनी भी मार्केट्स हैं वो कुछ 10 से 20 मिनट के लिए पूरे वर्ल्ड की रुक गई थी 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो सीएमई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो देर आर मार्केट मेकर्स, ठीक है, जो इस मार्केट को चला रहे हैं, और इनको अक्सर लोग स्मार्ट मनी भी कहते हैं। ठीक है, और इससे आगे नाम लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने सुना हो, एसएमसी मेथड्स। ठीक है, या स्मार्ट मनी मेथड्स। ठीक है, स्मार्ट मनी मेथड्स या एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन काम तो ये भी करता है। ठीक है, और हम इस पूरी जर्नी में इसको डिस्कस करेंगे ये किस तरह से काम करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँ ना, ठीक है, इसका बैकग्राउंड ये है कि एक चंद ग्रुप ऑफ पीपल्स ने आकर क्या किया था कि इस मार्केट को डिज़ाइन किया। इस मार्केट को इस तरह से, पहले तो ये था ना कि पहले ये इस तरह से नहीं थी, जो कैंडल स्टिक फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, पहले ये पेपर्स पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये डिजिटल होगी। ठीक है, और अभी की बात करूं, अगर मैं रीसेंट बात करूं, तो इन मार्केट मेकर्स ने इसके पीछे एल्गोरिदम लगाया हुआ है। तो ये कहना कि इसके पीछे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर है, तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं जी इस साइड पे बाइंग सेलिंग प्रेशर आ गया और यहाँ से मार्केट मूव कर गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी ये एक इंटायरली कंट्रोल्ड मार्केट है। ये नहीं हर तरह की मार्केट कंट्रोल्ड है। ठीक है, इनके पीछे मार्केट मेकर्स होते हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको हम डिटेल में अभी इसमें जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कंट्रोल्ड मार्केट है, इसके पीछे एआई एल्गोरिदम है। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। ठीक है, और 20% ऑफ द टाइम मार्केट मेकर्स मैनिपुलेट कर देते हैं। शायद इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ मजीद। ठीक है, इसको मार्केट मेकर्स मैनिपुलेट कर देते हैं। अब हम इसको फर्दर देखें। ठीक है, यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं ना, तो ये 20% जो ये हिस्सा है ना, इसको हटा के हम लिख देते हैं मेकर्स, मार्केट मेकर्स। ठीक है, ये 20% कंट्रोल्ड है मार्केट मेकर्स का हाथ में। यानी अभी इसको इस कैंडल्स को देखें ना, तो इसके पीछे एल्गोरिदम है जो ये कैंडल्स को प्रिंट कर रहा है, पेंट कर रहा है, और 20% ऑफ द टाइम मार्केट मेकर्स आते हैं इस मार्केट को, जहां इन्होंने मूव करवाना होता है, ये मार्केट को मूव करवा के हमारी ऐसी तैसी फेर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से लोग कहते हैं कि 99% जो लोग हैं वो फेलियर से गुजरते हैं। उसकी फेलियर की वजह ये है। ठीक है, वो फेलियर की वजह ही ये है हमारे पास कि मार्केट मेकर्स ने इस तरह से एल्गोरिदम बनाया है कि आप चाहकर भी हर टाइम सही नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो इसके अभी के लिए ये टॉपिक जो है ना, मतलब ये मार्केट मेकर्स वाला अभी इतना बहुत है, हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल उठ जाता है कि 95% लोग इस मार्केट में फेल करते क्यों हैं? लोग इस मार्केट में, ठीक है, 95% ऑफ द टाइम्स या मेजॉरिटी आप कह लो, वो फेल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एल्गोरिदम से नहीं लड़ सकते। उन्होंने मार्केट को इस तरह से
डिज़ाइन किया हुआ है कि आप चाह कर भी आप कुछ कर नहीं सकते इस मार्केट का, ठीक है, ये आपके हाथ में है नहीं ना। हाँ, हम इसको प्रोबेबिलिटी की रेशियोज़ में आके कहेंगे जी ये मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, 50% चांस है, ठीक है। ये फ्लिप ऑफ अ कॉइन की तरह देख लो कि या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ठीक है। इससे बाहर तो कुछ ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मार्केट ऊपर नीचे जाने के बजाय वो इस तरह साइडों पे जा रही है, ऐसा नहीं होगा। या तो ऊपर जाएगी या वो नीचे, या देखे ना, या तो एक डाउन कैंडल है या ये ग्रीन वाली अप कैंडल है, ठीक है। कैंडल्स को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए ये सिर्फ इतना बहुत है कि यहाँ पे मार्केट मेकर्स इन्वॉल्व हैं, लोग हैं जो चाहते नहीं हैं इस मार्केट को लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं, ठीक है, ये वो नहीं चाहते, ठीक है। और ये सिर्फ हमारी थ्योरी है, ठीक है। रियलिटी में मार्केट मेकर्स का रिटेल ट्रेडर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने सीखा इस तरह से है कि भाई ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, खैर इस पे भी हम बात करेंगे अभी। हम लोगों ने मार्केट को देखा ही इस तरह से है जहाँ पे मार्केट मेकर्स के लिए हम वो बन जाते हैं, वो लोग हमें हंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे मार्केट मेकर्स ने आना ही आना, ठीक है। तो मार्केट मेकर्स बेसिकली हमारे पीछे नहीं है, मार्केट मेकर्स होते हैं हेज फंड के पीछे, ठीक है। मार्केट मेकर्स हमेशा हेज फंड के पीछे होते हैं, बैंक्स के पीछे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो इन लोगों के पास है, बैंक्स के पास है, हेज फंड्स के पास है। हेज फंड में अगर हम देखा जाए तो एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो मतलब यही काम कर रही होती है, ब्लैक रॉक, ठीक है। अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करूं, ठीक है, तो ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो जिसने मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है लोगों की, ठीक है, एक बहुत मशहूर कंपनी है। अगर हम गूगल करेंगे तो हमें वो उसका मतलब डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ब्लैक रॉक में ये है कि वो एक, उसको आप कह सकते हो कि वो एक हेज फंड है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना वॉल्यूम है ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का कि जिसका मतलब हिसाब नहीं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस मार्केट में इतना पैसा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा मज़ीद कर देते हैं, सही है। अब यहाँ भी है कि भाई लोग 95% ऑफ द टाइम क्यों फेल कर जाते हैं इस मार्केट में, और उसमें इशू क्या है। सबसे पहला इशू है ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, इसकी एक किस्म है, इसको मैं फर्दर डिस्कस करूँ, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। लॉस बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में एक ट्रेड लॉस में गई और उसके बाद जो पेशेंस लेवल है वो टूट जाता है कंप्लीटली। मेंटल लेवल जो है वो आप इस तरह में ये कहना जायज़ होगा कि बंदा ना मेंटल स्टेट से बाहर आ जाता है, अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है खामोशी से, ठीक है, क्योंकि उससे लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी बंदा अपना पैसा गवाते हुए देख नहीं सकता, मैं भी नहीं देख सकता, ठीक है। हम लोगों के अंदर वो पेशेंस लेवल होते ही नहीं है जो इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे होता क्या है इस मार्केट के अंदर कि एक ट्रेड, फॉर एग्जांपल मैंने आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो मैंने यहाँ से बाय कर लिए, ये ब्लैक कैंडल क्लोज हुई नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली और वो मज़ीद नीचे आ गई, ठीक है। अब मेरे से ये जो कैंडल है ना ये बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है, मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल मैं $100 मैंने यहाँ पे लूज़ कर दिए, ठीक है, और $100 लूज़ कर दिए। मैंने क्या किया, यहाँ से फिर थोड़ा यहाँ पे सेल की जो ट्रेड है, ठीक है, यहाँ से सेल का बटन दबाया, सेल की ट्रेड थी, वो मेरी लॉस में आ गई, मैंने बंद किया, मैंने यहाँ से बाय बैठ के अब मार्केट ऊपर जा रही है, मैं बड़ा खुश हूँ, और एकदम मार्केट फिर नीचे आ जाती है, मैंने फिर मेरा लॉस शुरू हो जाता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं फर्दर यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने यहाँ से बाय किया, मार्केट थोड़ी सी ऊपर की, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चांद पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी जिस तरह अभी गई है, लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं। होता क्या है, यहाँ पे मार्केट ने मैंने बाय का बटन दबा दिया, यहाँ से ऐसे बाय कर दिया, यहाँ पे ट्रेड लगी, ऊपर गई, मैं बड़ा खुश, एकदम नीचे आई, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट ने एकदम से मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मुझे लॉस हो गया, $100 मेरे चले गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर बाय कर लिए यहाँ से, अब वो मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। ये इस केस का बड़ा आइडियल जो है वो नेचुरली ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने फिर बाय कर लिया, मार्केट फिर ऊपर गई, बड़ा खुश कि ठीक है, अब यहाँ से जहाँ मैंने यहाँ लेनी थी, अब मैं चाह रहा हूँ 7वें आसमान पे चली जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे तो
पिछला लॉस कवर हो रहा है, यहाँ पे जाएगी $100 मेरा मुझे वापस मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फिर बाय कर लिया, मार्केट फिर ऊपर चलेगी और फिर से मार्केट नीचे आ जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब सुबहानी साहब ना $200 के लॉस में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पेशेंस लेवल टूटना शुरू कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जो ट्रेड का वॉल्यूम है ना, ठीक है, जहाँ मैंने 0.10 से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, यहाँ पे 20 से एग्जीक्यूट की, $1000 का मेरा अकाउंट था और $200 ड्रॉडाउन में आ गया। $200 का मतलब है पाकिस्तानी 60,000 रुपये, ठीक है। कोई भी बंदा 60 रुपये गिर जाए तो दुख नहीं जाता, ठीक है। ये तो फिर 60,000 रुपये हैं, ठीक है। अब मार्केट वापस नीचे आती है, मैंने दोबारा बाई कर ली, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। मैं अब इस दफ़ा कंफर्म बैठा हूँ कि भाई मार्केट तो मैं इसको स्पेस में ले लूँगा, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन से बाहर चली जाएगी। लेकिन फिर से मार्केट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर देती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, इसने हिट किया। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट एक ही दिन में ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, यानी 20 मिनट में खुश रहा और 15 मिनट के अंदर मैं बाहर हूँ मार्केट से। फिर मैंने ट्रेड लगाई, फिर 20 मिनट थोड़ा सा मुझे सुकून मिला और फिर से मार्केट 15-20 मिनट के अंदर मुझे वापस इस मार्केट से निकाल देती है। ये एक स्कैल्पिंग की 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग की ट्रेड का मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ने एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, अब यहाँ पे मैं जितनी दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट करता जाएगा, मेरी मेंटल स्टेट ख़राब, मेंटल जो स्टेट है ना वो ख़राब होती जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई, मार्केट ने स्टॉप लॉस किया, मुझे मार्केट को बंद करके उठ के चले जाना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका काम है कि आपने अपनी ट्रेडिंग चार्ट को बंद कर देना है, अपने ट्रेडिंग चार्ट को खोलना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि एक दफ़ा ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस हुआ, फिर दूसरी दफ़ा लगाई, तीसरी दफ़ा लगाई, चौथी दफ़ा लगाई, 5वीं दफ़ा लगाई, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट एकदम नीचे आ जाती। जबकि मैं ठीक था अपने एनालिसिस में कि मार्केट ने ऊपर जाना है, 7वें आसमान पे गई है, ये देखो मार्केट 7वें आसमान पे गई है। लेकिन मुझसे इतना वेट नहीं हुआ था कि मैं मार्केट को समझ सकता कि मार्केट मेरा ऐसा हिट कर क्यों रही है। बात समझ आई। हालांकि ये अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट की, मार्केट ने उसी वक्त मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। मैंने इस बात को माना हुआ कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो यहाँ पे ट्रेड लगा देते हैं, ये यहाँ लगा देते हैं। मैंने दोबारा यहाँ से ट्रेड लगा दी। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी। मान लेते हैं ये मेरी ट्रेड है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे रखूँगा इस बार कि थोड़ा सा एज मिल जाए मार्केट को। ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, सही है। ये मेरी ट्रेड है, ये मैंने गैप दे दिया मार्केट को। मार्केट यहाँ पे खड़ी है, इसको इस तरह देख लो, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखो ऊपर जा रही है और ये देखा, इस तरह से उसने मुझे बाहर निकाला। अब 1-2 लॉसेस हो जाएं कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं तो वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है और आपका अकाउंट वॉश होने में एक दिन क्या 1 घंटा नहीं लगता, अकाउंट वॉश हो जाता है। तो सबसे बड़ा मसला क्या है? ओवर ट्रेडिंग। आई होप समझ आ गई हो। सबसे बड़ा इस मार्केट में जो लड़ाई है ना वो खुद से है, वो इस मार्केट से भी नहीं है, ठीक है, वो ना मेथड से है ना वो किसी चीज़ से है। हम लोग बेसिकली खुद से लड़ रहे होते हैं। कहते हैं ना नफ्स से जो जिहाद है वो सबसे वो टफ होता है, तो वो ये वही है, ये नफ्स वाला जिहाद है, ठीक है ना। तो ये
ओवर ओवर ट्रेडिंग, और इसमें आगे फर्दर हम करें रिवेंज ट्रेडिंग, जिसमें मैंने एक दफ़ा बाय लगा दिया, मार्केट नीचे आ गई, मैंने सेल लगा दी, मार्केट ऊपर चली गई, जिस तरह यहाँ पे हुआ। यह देखो ना, मार्केट बाय गई, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दी, मैंने कहा मार्केट तो नीचे है, मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड खोल दी, बाय की बंद हुई, उसी वक्त मैंने सेल की ट्रेड ओपन कर दी, मार्केट फिर से ऊपर चलेगी, ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस किया, मैंने कहा मार्केट तो बाय थी, मैंने बाय की ट्रेड खोल दी, वो नीचे आ गई। बेसिकली होता ही है इस मार्केट में कि आप बाय लगाओगे वो सेल आ जाएगी, आप सेल लगाओगे वो बाय चली जाएगी, फिर आपको लगेगा ये तो सेल थी, आपने फिर सेल लगा दी, वो फिर बाय चली गई, आपने कहा नहीं ये तो बाय है, लेकिन वो फिर सेल आ गई। तो ये ओवर ट्रेडिंग है, सही है। मैंने इसको जितना बेहतर हो सके मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इससे भी बड़ा मसला है वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। हम अपनी इक्विटी को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेड बैलेंस को मैनेज करते ही नहीं। हम रिस्क मैनेजमेंट पे प्रॉपर एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ इसी को ही डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर सिर्फ ये समझ आ जाए तो प्रोबेबिलिटी, ये सारी गेम प्रोबेबिलिटी की है। यानी देखो यहाँ पे देखो कि या तो मार्केट ने ऊपर जाना था या नीचे जाना था, ठीक है, इससे कोई दूसरा कोई वे नहीं है, ठीक है। तो अगर चांसेस 50% है तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपने सिर्फ 30% ठीक होना है। यानी 10 में से आपको 3 विनिंग ट्रेड चाहिए होती हैं ब्रेक इवन पे रहने के लिए, और 4th ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो तो सिर्फ 3 ट्रेड्स जीत जाओ, 6-7 हार जाओ, सिर्फ 3 जीत जाओ, 7 हार जाओ, तो आपका फिर भी बैलेंस वहीं का वहीं खड़ा होगा। और जैसे ही आपकी 4th ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे, और आपको सिर्फ एक ट्रेड चाहिए पूरे मंथ का प्रॉफिट निकालने के लिए। मैं टू गुड टू बी ट्रू चीज़ें बिल्कुल नहीं बता रहा, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ कि इसमें रेशो एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी की गेम है, क्योंकि या तो मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, सही है। तो हमने अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, अपनी लॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने पैसे को अपने हाथ में रखना है, ठीक है, ताकि हम जो है ना वो कहते हैं ना सब्र का दामन ना छोड़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वही सारी बातें हैं। आई होप ये इतना समझ आया हो। फर्दर इसमें हम डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे ना अगर हम YouTube उठा के देख लें, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, बहुत से लोग सिर्फ इंडिकेटर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर का मसला क्या है कि वो रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बना हुआ है, यानी कि एक रिटेल का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और ये लाजमी सर्च भी कर लेना। रिटेल कॉन्सेप्ट्स की जो बाइबल है ना, यानी जो ट्रेडिंग की फील्ड में हम कहते हैं बाइबल है, वो है जॉन मर्फी की ट्रेडिंग इन द जोन। अब जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको इंडिकेटर नज़र आएगा वो चाहे वो ट्रेडिंग व्यू का हो, चाहे MT4 का हो, MT5 का हो, वो आपको रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बना हुआ मिलेगा। और इसका मतलब क्या है कि एक ना एक दिन वो आपका कैपिटल वॉश करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट इतनी वॉल्व हो चुकी हुई है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, नज़र आ रहा हो आपको, एक सेकंड, सही है। इसको हम इधर रख देते हैं ऐसे। अब होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जितने भी इंडिकेटर्स बने हुए हैं ना वो ये रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ब्रेकआउट पे, और इस तरह की स्ट्रेटजीज पे, मूविंग एवरेजेस पे, ठीक है। मूविंग एवरेजेस पे जितने भी इंडिकेटर्स बने हुए हैं वो लैगिंग है, ठीक है, वो लीडिंग इंडिकेटर्स नहीं है। लीडिंग इंडिकेटर वो है जो आपको रियल टाइम एनालिसिस करके दे रहा हो, और वो बहुत कम है, और वो इतनी ज़्यादा प्रिसीजन नहीं देते क्योंकि वो मोमेंट पे चेंज हो रहे होते हैं, सही है। मेरे पास एक इंडिकेटर था करेंसी का, जिस तरह मतलब करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, अभी तो खैर मार्केट बंद है, अगर चल रही होती जिस तरह मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो ये प्राइस है, ये इस तरह ऊपर नीचे हो रही है, तो वो भी उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। तो मुझे ऐसे इंडिकेटर का क्या फ़ायदा। इसी तरह इंडिकेटर पे जितनी भी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ट्रस्ट मी, मैंने जितना इंडिकेटर चेक कर लिए मैंने ना, शायद किसी ने भी ना किया हूँ, ठीक है। 1500 से 2000 इंडिकेटर्स
मैं खुद अपने चार्ट्स पे चेक कर चुका हूँ, लगा के हर तरह से देख चुका हूँ, हर तरह की वैल्यूज़ ऐड करके देख चुका हूँ, वो इतने कामयाब नहीं रहे। चाहे उनके अंदर मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं उसके ऊपर कुछ भी पढ़ लूँ, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट वो इंडिकेटर रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे और मार्केट रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है, उतना नहीं करती कि आप उससे जो है वो इवन दो ब्रेड एंड बटर भी अपना निकाल सको, वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंडिकेटर डिपेंडेंसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल बेकार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, दिमाग से हम पैदल हो जाते हैं। ठीक है, और हम जो है वो लॉस कर देते हैं। उसके बाद आ जाती है इमोशनल डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी अब बंदा ना, जो मैंने बात की थी ना, अपने आप से लड़ना पड़ता है, वो उसका मतलब ही ये था कि हम इमोशनल डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेरी एक ट्रेड ने, यहाँ पे देखो, मेरी एक ट्रेड ने यहाँ पे लॉस किया, मैंने सेल की ट्रेड लगाई, मार्केट ऊपर चली गई, मेरा लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैं यही कहना शुरू कर दूंगा कि मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं अपना पैसा कैसे जाने दूँ, मैं अपना पैसा नहीं कभी छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं मैं तो बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ, ठीक है, मैं तोप चीज़ हूँ बहुत बड़ी, ठीक है, तो मैं अपना पैसा निकालूंगा। और यहाँ पे मेरा अंदर से दिल कह रहा है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है। अब दिल कहने पे मार्केट थोड़ी चलेगी, ठीक है, इस खाली मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है कि आप, मैं क्या ही बताऊँ, खैर उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं, वो उसका मैं प्रॉपर ओवरव्यू दूंगा। लेकिन इमोशनल डिसीजन से छुटकारा पाना पड़ेगा, यानी कि रोबोटिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब जाके हम अपनी जो ट्रेडिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं। यानी इमोशनल डिसीजंस की डिपेंडेंसी छोड़ दो, ठीक है, जो चार्ट कह रहा है सी द मार्केट, ट्रस्ट द मार्केट, जो चार्ट कह रहा है वही सच है, जो हमारा दिल कह रहा है वो सच नहीं है। और इसी को कहते हैं इमोशनल डिसीजंस को निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना, अपने आप को कहना कि मैं गलत हूँ लेकिन मार्केट ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मेरा एक दफ़ा एसल कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बाय लगाई, मार्केट सेल आ गई, मुझे मान लेना चाहिए कि मार्केट ने मुझे निकाल दिया, मुझे खामोश होकर बैठ जाना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना नहीं है, मुझे इसके साथ फड्डे नहीं लगाने, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, इस मार्केट के साथ आपने झगड़ा नहीं करने बैठ जाना, फड्डे नहीं करने, ठीक है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब इमोशनल डिसीजंस का सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे मैं इसको वापस ले आता हूँ, ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा ही लिख लिया मैंने, एक सेकंड, इसको उठा के ना हम साइड में ले आते हैं ताकि आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। ये वाकई इसके नोट्स ले लेना, ये बहुत काम आएंगे आपके, सही है। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा क्यों हमारे पास, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम लोग लॉसेस को फेस करते हैं। रैंडम एंट्रीज, और फिर आ जाती है हमारे पास नो जर्नलिंग, ठीक है। अब जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करते हैं अभी। और फिर आते हैं चेसिंग सिग्नल्स। अब यहाँ पे देखा जाए रैंडम एंट्री क्या है। रैंडम एंट्री ये है कि भाई मैं सुबह 6 बजे सो के शाम के 6 बजे उठा हूँ, ठीक है, मैंने चार्ट खोला है, मेरे सामने ये कैंडल बनी है, मैंने यहाँ पे सेल, ये वाली कैंडल बनी है, मैंने यहाँ पे सेल लगा दी, मार्केट ऊपर चली गई, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर। अच्छा, कई लोग होते हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता, उन लोगों ने स्टॉप लॉस का नाम ही नहीं सुना होता। वो कहते हैं कि भाई अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो तो हिट हो जाएगा। भाई स्टॉप लॉस तो एक मैकेनिज्म है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि कम से कम ट्रेड के अंदर डिसीजन हो, ठीक है, उसके अंदर कम से कम एक एनालिसिस हो कि अगर यहाँ पे मार्केट आई तो मेरी ट्रेड को बंद हो जाना चाहिए, चाहे मैं चार्ट पे हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म है, उसने सिर्फ, उसका काम है कि बस आपकी ट्रेड को बंद करना है, उसका काम ये नहीं है कि अगर मार्केट नीचे आ रही है। अब ये मसला बहुत से लोगों में है, और ये इवन तो मैंने पर्सनली बड़ा फेस किया था कि मार्केट, ये देखो मैंने यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय लगाई, ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई, मैंने अपने ना स्टॉप लॉस नीचे कर दिया, अब मार्केट थोड़ी और नीचे आ गई, मैंने तो फिर उसको, यानी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे विक आई तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, मार्केट थोड़ी ऊपर गई तो मैंने फिर थोड़ा ऊपर कर दिया,
फिर मार्केट नीचे आई तो मैंने फिर से उसको नीचे करता गया और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट सिर्फ एक झटका मारती है और वो जो स्टॉप लॉस यहाँ होना है ना वो यहाँ हो जाता है। बात समझ आई? जो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे डिसाइडेड था, मेरे एनालिसिस के अंदर इंक्लूडेड था, वो स्टॉप लॉस मैं यहाँ खा रहा हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ देखूँ कि कितने पिप की मूव है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी, ठीक है। यानी कि ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ट्रेड खोली, ये मेरा स्टॉप लॉस है 2.4 पिप का, ठीक है। अभी पिप्स को और लॉट्स को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 2.6 पिप का, लेकिन मैं उसको ट्रेल करता गया, जैसे जैसे मार्केट नीचे ही मैं उसको नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये लाइन है ना, ये वाली जो मैं ये वाला जो क्रॉस है ना मेरा, ये समझो मेरा स्टॉप लॉस है। जो इसको मैं नीचे करूँगा, ठीक है, तो ये 4.1 पिप का हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आके मार्केट ने विक लगाई और मेरा स्टॉप लॉस बाहर आ गया, तो जो स्टॉप लॉस मैंने लेना था 1.5 पिप का, चलो आप 2 पिप कर लो, ये लो 2 पिप कर लो, ठीक है। जो मेरा स्टॉप लॉस 2 पिप पे होना था वो मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है 7 पिप पे। यानी कि एक ट्रेड के अंदर मैं 3 ट्रेड का लॉस ले रहा हूँ। यानी कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1% का रिस्क लूंगा 2 पिप के ऊपर। अब वो 1% 7 पिप पे जाएगा तो वो 2 से 2.5 पिप 3 पिप बन जाएंगे, ठीक है। यानी 2 पिप था, मैंने 9 डॉलर का 8 पिप का स्टॉप लॉस ले लिया, तो यानी 1% आना था, मेरा 4% जाएगा। एक ट्रेड मेरी लॉस में जानी थी तो मेरी 4 ट्रेड्स का जो मेरी 4 ट्रेड्स की पावर है ना वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे 4 ट्रेड्स का जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इक्विटी चली जाएगी और मैं वापस कहाँ से लेके आऊँगा। तो इस वजह से कहते हैं कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना चाहिए, रैंडम एंट्री इसको नहीं लगाना चाहिए और सिर्फ अपने जो आपका प्लान है उस पर स्टिक करना है। नो जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या होता है कि आपने एक ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने से पहले आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ट्रेड जर्नलिंग को वैसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लो या गूगल पे भी सर्च कर लो, मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। ट्रेड जर्नलिंग में होता है ट्रेड क्या क्यों लगा रहे हो, ठीक है, रीज़न लिख दिया। उसके बाद आ जाती है पेयर, ठीक है, पेयर आ जाता है। फिर आ जाती है लॉट, फिर आ जाते हैं खुद को रिमार्क्स दो, ठीक है, P&L, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये मैंने बेसिक बताई है ना, आपने ऐड भी करनी है तो ऐड कर लो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके जर्नल में होनी चाहिए। वो एक डायरी पे भी बना सकते हो, वो आप एक्सेल शीट पे भी बना सकते हो, गूगल शीट पे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो ये वो कुछ चंद चीज़ें हैं जो आपको लॉस करवाती हैं। और उसके बाद जो मेजॉरिटी मसला है, लोग क्या करते हैं बगैर रिसर्च किए, बगैर कुछ भी नहीं उनको पता, लेकिन वो क्या करते हैं कि किसी की भी XYZ बंदे के पास जाएंगे, वो कहेगा मैं जी $20 पर मंथ के अंदर जो है मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको जी 90% का जो है वो सक्सेस रेट मिलने वाला है। और लोग क्या करते हैं उसको मान लेते हैं और फिर उसके सिग्नल्स, वो कहेगा बाय तो बाय है मार्केट, वो कहेगा सेल तो सेल है मार्केट, और फिर बाद में लॉस होगा तो वो आपका होगा, वो उसका नहीं होगा। वो सिर्फ आपसे अपने पैसे कमा रहा है। जितने भी ये सिग्नल सेलर्स हैं वो इस वजह से सिग्नल दे रही होती हैं क्योंकि उनका अपना पैसा नहीं बन रहा ट्रेडिंग से। अगर उनका अपना पैसा बन रहा हो तो वो आपको क्यों देंगे सिग्नल्स, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। 99% लोग जो है यहाँ पे वो तो आ रहे हैं इस वजह से कि मेरे पैसे बन जाए। तो अगर वो इतने ही गुरु बंदे हैं और इतने ही वो नेक्स्ट लेवल बंदे हैं, ठीक है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि भाई वो आपको सिग्नल बेचें और वो अपना इतना जो है वो हेडेक लें, उनको ज़रूरत नहीं है। बात समझ आई? उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके पैसों की, आपके 20-25 डॉलर पर मंथ की, ठीक है। वो अपना पैसा कमा रहे हैं अपनी ट्रेडिंग से, तो आप फिर वो क्यों बेच रहे हैं सिग्नल? अगर वो इतने ही प्रॉफिटेबल हैं, वो खुद ना अपना पैसा बना लें, तो वो सिग्नल देते ही इस वजह से हैं ताकि आपका लॉस हो सके। और मैं इस तरह के बेशुमार मशहूर बंदों को जानता हूँ जिनको शायद आप भी जानते होगे, ठीक है, नाम नहीं लेता, लेकिन वो सारा जो ये सिस्टम है ना, या इस मार्केट में ना जो सबसे बिटर रियलिटी है ना वो यही है कि 99% स्कैम है। कोई बंदा भी रियल बात आपको नहीं बताता। फिर आ जाते हैं कि ये मैकेनिक काम क्या करता है, ठीक है। ये इसको हम साइड पे करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा खींचते हैं हम और इसको थोड़ा सा सेट कर लें। जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो ये है कि भाई एक सेकेंड, ऑर्डर मैकेनिक क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर मैकेनिक्स वो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, जिसमें हमारे पास बाय ऑर्डर होता है या हमारे पास सेल ऑर्डर होता है। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ देखो, ये जो बटन है ना बाय के और सेल के, ये ऑर्डर मैकेनिक्स है। ठीक है, यानी कि आपने अगर यहाँ से आपको लगता है, आपका एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट सातवें आसमान पे जाएगी, तो आप बाय का बटन दबाओगे अपनी ट्रेड और इसमें लॉट सेट करोगे। ये बेसिकली यहाँ पे लॉट है। ठीक है, ये सॉरी स्प्रेड है। हम ये जब इसका बटन दबाएंगे तो ठहरो, इसको कनेक्ट करके मैं दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली पेपर ट्रेडिंग है। ट्रेड पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये हमारे पास बाय का बटन है, ये सेल का बटन है। ठीक है, ये यूनिट्स हैं, यानी कि आप लॉट कह सकते हो, और कि हमें कितनी लॉट पे बाय करना है, कितनी पे सेल करना है, ये फर्दर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये लॉट किस तरह से कैलकुलेट होती है, कितने पिप का हम लोग SLDP वगैरह रखेंगे। ये सारा कुछ हम इसी बिगिनर्स ट्रेडिंग जर्नी में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपने अगर मार्केट बुलिश है, आपको लगता है, आपके एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट बाय जाएगी, तो आपने बाय का बटन दबा देना, लॉट को अंदर डालना है और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी इंस्टेंटली। और उसके बाद अगर आपको लगता है सेल जाएगी, तो आप सेल का बटन दबा के उसको फर्दर मार्केट को बेरिश देखोगे। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्टार लगाने, थोड़ा सा फैंसी लिख के दिखा दें आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं मार्केट ऑर्डर्स वर्सेस मार्केट लिमिट्स। ठीक है, अब मार्केट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यार, इस प्रॉफिट पे ना जाना, ये पेपर ट्रेडिंग है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही दिखाऊंगा। तो पेपर ट्रेडिंग ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको चाहिए वैसे अमूमी तौर पे अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं, तो आपने इस पे भी नहीं आना, आपने सिंपल अपने एक पेपर पकड़ लेना, पेपर पेन से पकड़ लेनी है, और जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हम पेपर पे करेंगे, उसके बाद इस वाली पेपर ट्रेडिंग पे आएंगे, ताकि जितनी बेहतर से बेहतर बेस बन जाए उतना बेहतर। खैर, मार्केट ऑर्डर्स वो होते हैं कि आपने अभी इतना बाय का ऑर्डर लगाना है ताकि मार्केट ऊपर जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा हो जाए, तो आपने इंस्टेंटली अगर अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप मार्केट पे चले जाओगे, नहीं तो आप लिमिट लगा दोगे। आपको ये लगता है, इधर आ जाओ, ये देखो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, क्या आपको ये लगता है कि मार्केट इस लेवल पर आए? ठीक है, आपको आपका एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट इधर देखो, इस साइड पे देखो, राइट साइड पे 1.17269। ठीक है, वो आपको ये लग रहा है कि जब मार्केट 1.17269 का प्राइस टैग हिट करेगी तो आपको प्रॉफिट, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे आप चार्ट पे बैठे हो या नहीं बैठे, तो आप उस कंडीशन में एक मार्केट लिमिट ऑर्डर लगाओगे इसके ऊपर। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आई, आपका जो ऑर्डर है वो हिट हुआ, हिट होते साथ ही आपकी ट्रेड चल पड़ी, खुद ही आपने स्टॉप लॉस उसका एक प्राइस पे सेट कर दिया, और मार्केट को आपने कहा कि भाई मार्केट बेरिश है, आपने सेल की लिमिट लगा दी और मार्केट नीचे आ गई और आपको उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। कहाँ गया वो मेरा फैंसी डब्बा? ये रहा। ठीक है, रुको यार, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ आ ही गया इसके ऊपर। खैर, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैकेनिक्स में मैंने बताया आपको कि एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन वाला, उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर, और फिर आता है एक मार्केट लिमिट्स, यानी कि आपका पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर के नाम से समझ आओ कि
कि आपने एक इसका ऑर्डर लगा दिया है, जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पे आएगी आपका जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आ जाते हैं स्टॉप लॉस, जिसकी मैं अभी ऊपर काफ़ी 95% वाले एरिया में मैंने बताया था कि लोगों के स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं। और फिर आ जाते हैं टेक प्रॉफिट्स, टीपी, जो हम सबको सब बहुत पसंद है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम अपने स्टॉप लॉसेस को जहाँ भी हमारे ट्रेड प्लान में हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि हर बंदा कोई भी कोर्स हो, कोई कहीं से भी सीखा हो, ठीक है, वो अपना एक ट्रेड प्लान बनाता है, वो अपना एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम के लिहाज से ही उसको चलना चाहिए। ये जो मैंने इतने पॉइंट्स बताए हैं ये काम नहीं करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको आपको जो मर्जी। बेसिकली ये सारा जो मसला है ना, ये वाला ठीक है, 95% वाला, वो इस वजह से है कि हम चाहते हैं रातों रात अमीर हो जाएं। और इस मार्केट में अमीर तो छोड़ो, अपने पैसे बच जाएं एक साल के लिए तो वही बहुत है। ठीक है, तो हमने अपने स्टॉप लॉसेस को और अपने टेक प्रॉफिट्स को, स्टॉप लॉस बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसने आपकी ट्रेड को बंद कर देना है लॉस में या प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट में इस तरह से कि कई लोग, इवन दो, अब हम जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन की, मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मार्केट चाहे ऊपर भी जाए लेकिन मुझे लॉस ना हो, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जहाँ इधर पड़ा हुआ था, ये एक मैं दिखा भी देता हूँ। पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, मैं उसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, चलो उसको फैंसी बना लें हम थोड़ा सा। एसएल, ये है भाई हमारा एसएल। ठीक है, मार्केट में सुभाष साहब की ट्रेड चल गई है और मार्केट में धड़ाधड़ जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एसएल को उठाकर मैं नीचे लेके आना शुरू कर दिया। अब मार्केट इवन तो मेरी, अब एसएल मेरा ये खड़ा है। ठीक है, मैं अपने एसएल को ट्रेल करके नीचे ले आऊँगा ताकि मेरी ट्रेड या तो ब्रेक इवन पे बंद हो जाए या प्रॉफिट में बंद हो जाए। बेसिकली बात वहीं आ जाती है कि स्टॉप लॉस एक मैकेनिज्म है ट्रेड को बंद करने के लिए, इवन दो टेक प्रॉफिट भी सेम मैकेनिज्म है। लेकिन टेक प्रॉफिट इस वजह से लगाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों लगाते हैं, उसकी भी वजह देता हूँ। इसको हम कर देंगे ग्रीन और ये। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि मैंने अपना ट्रेड, मेरी ऊपर थी, यहाँ पे थी, मैंने स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल कर दिया कि मेरी इवन तो मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए, तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है। मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो मुझे लॉस में बंद नहीं करना, मुझे प्रॉफिट में ही बंद करना। और मेरा टेक प्रॉफिट फॉर एग्जांपल यहाँ खड़ा है, ये लो। ठीक है, टीपी, टेक प्रॉफिट, ये है मेरा जी टेक प्रॉफिट और ये मेरा था स्टॉप लॉस। यहां पे थी मेरी ट्रेड, ये थी मेरी ट्रेड, इसका हम कलर कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, ये मेरी ट्रेड थी, मैं अपने एसएल को यहाँ से उठा के नीचे ले आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देता हूँ और ये टेक प्रॉफिट था। मैंने अब ये अपने ट्रेड प्लान में डाला कि अगर मार्केट में मेरी ट्रेड चल जाती है तो मुझे लॉस किसी कंडीशन में ना हो, चाहे मार्केट सातवें आसमान पे भी जाती हो तो मुझे यहाँ पे बाहर निकाल के फिर जाए। तो इसलिए मैंने इस स्टॉप लॉस को यूज़ किया ताकि अगर मार्केट ने रिवर्स होना है तो वो आगे इस लेवल पर आती है। फॉर एग्जांपल ये है जी 1.17232, तो यहाँ पे आती है तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। इसका सिंपल इतना ही काम है। और अगर मार्केट ने नीचे जाना तो मैंने उसको ये एज्यूम किया, ये प्रेडिक्ट किया, अपने एनालिसिस बनाए हुए थे जो उनसे, उसमें मैंने ये इंक्लूड किया कि अगर मार्केट 1.17112 पे आती है तो मेरी ट्रेड तब भी बंद हो जाए। इससे बेशक नीचे जाती है या ऊपर जाती है, मेरी ट्रेड यहाँ पे बंद हो जाए। तो ये दोनों ही ट्रेड एग्जीक्यूशन ट्रेड को बंद करने के मैकेनिज्म है जो हम अपने ट्रेडिंग व्यू में भी चलाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और फंडेड अकाउंट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम MT5 को यूज़ कर रहे होते हैं या MT4 को यूज़ करते हैं। आजकल तो MT5 ज़्यादा चल रहा है, MT4 पहले और आज भी चलता है। ये अपनी चॉइसेस पे बात है, कुछ लोगों को MT4 पसंद है और कुछ लोगों को MT5 पसंद है। उसके बाद क्या होता है, फर्दर आ जाओ, लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इतना मतलब
वास्ट एरिया ना, सिर्फ ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, जब तक आप अपनी जब तक आप ट्रेड कर रहे हो, जब तक आप इस फील्ड के अंदर हो। ये टॉपिक नहीं अब हट सकता आपके साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली लिक्विडिटी कहते हैं वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से मार्केट चल रही है। यानी कि मार्केट मेकर पैसा जब तक बना रहे हैं तब तक ये मार्केट अवेलेबल है। जिस दिन वो नहीं बनाएंगे उस दिन वो ये मार्केट बंद कर देंगे। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो पैसा है जो इस मार्केट से मार्केट मेकर लेते हैं और इस मार्केट को चलाते हैं। अब इसकी मैं फर्दर इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये स्टॉप लॉस के अंदर $100 थे, ठीक है। अब मार्केट मेकर्स या स्मार्ट मनी को इतने पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल $100 चाहिए, ये सिर्फ अभी अज्यूम करना है, ठीक है। तो चलने के लिए भी $100 चाहिए, तो वो क्या करेगा? ये लिक्विडिटी, ये फ्यूल है इस मार्केट को चलाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी? वो देखेगी कि $100 कहाँ पड़ा हुआ है, या तो वो एक हाई पे पड़ा होगा या वो एक लो पे पड़ा होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक लो है, ये एक हाई है, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में, मतलब तसल्ली से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सेकंड। अच्छा, इस फ्यूल की जो मैं जोन सी बात कर रहा हूँ वो ये है कि $100 लेगी मार्केट, कहीं ना कहीं से फिर चलेगी, और वो हुआ भी ऐसे ही। ये मैं कोई बुकिश बातें नहीं बता रहा, ये मैं अपने लाइव चार्ट पे बता रहा हूँ। ये चार्ट है, ठीक है। $100 यहाँ पे पड़ा है, देख रहे हो। मार्केट ने क्या किया? मैंने एज्यूम किया कि मार्केट बाय थी, लेकिन मार्केट ने जाना बाय था, लेकिन बाय जाने के लिए मार्केट को वो फ्यूल चाहिए। फ्यूल का नाम है लिक्विडिटी। ये पड़ी हुई है लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट ने सिंपली इसको हिट किया, अभी उसका वेट नहीं भरा, मेरे जैसे और 2-3 शहजादे पड़े होंगे, उन्होंने मजीद नीचे आके अपने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फ्यूल को लिया, और फिर अपनी एक मूव दिखाई, फिर चली मार्केट। देखो कितनी देर उसने जलील किया, ये जलील ही हो रहा है बंदे, ठीक है। लेकिन जब उसने चलना था तो वो एक दफ़ा तसल्ली से उसने मेरा ऐसा लिया, फ्यूल इकट्ठा किया, लिक्विडिटी इकट्ठी की, और फिर जाके उसने एक मूव दी जो कि एक ठीक ठाक मूव थी। अगर मैं इस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से की बात करूँ तो ये मुश्किल से ऊपर नीचे जो मार्केट हो रही थी वो 8 पिप हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ 8 पिप, 8-8.5 पिप, ठीक है। ये आप देख सकते हो 8.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट थी ये सिर्फ 8.5 पिप की थी, लेकिन अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं, ये वाली, तो ये 33.5 पिप की थी। तो ये सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा करो कि ये 8.5 पिप की मूव है टोटल ऊपर नीचे, और ये एक मूव 34, आप चलो 34 लगा लो, ठीक है, 34 पिप की है, ठीक है। तो इस मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, उसको लिक्विडिटी पूल्स चाहिए, और ये अभी के लिए इतना काफ़ी है, सही है। लिक्विडिटी पे हम बहुत अभी ये सिर्फ इसी को ही डिस्कस करना है हमने, लिक्विडिटी को। फर्दर चलते हैं। इस मार्केट में स्प्रेड्स होते हैं, ठीक है। स्प्रेड वो गैप होता है कि जो आपकी ट्रेड और मार्केट रेट पे, आसान लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ कि स्प्रेड वो गैप है। मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। ये गैप होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जब आप ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे होगे ना, आपने ट्रेड यहाँ लगाई, वो लगेगी यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर लगेगी या थोड़ा सा नीचे लगेगी, वो स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्यों होता है? क्योंकि मार्केट आपको रियल टाइम प्राइस नहीं देती। अगर क्योंकि जिस ब्रोकर के थ्रू भी आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाना, वो अपना वो हिस्से का कमीशन लेगा, या वो स्प्रेड लेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वक्त क्योंकि मार्केट बंद है तो 1.6 पिप का स्प्रेड आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन नॉर्मल टाइम पे 0.1 पिप का स्प्रेड होता है, और पिप को भी हम भी डिस्कस करेंगे। तो अगेन स्प्रेड होते हैं मार्केट में, ब्रोकर्स के जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, उनके अपने अपने स्प्रेड्स हैं, या वो स्प्रेड पे काम कर रहे होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, या वो स्प्रेड पे काम कर रहे होंगे, या वो कमीशंस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब कमीशंस पे जितने ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं वो रॉ स्प्रेड कहलाते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड ऑफर नहीं होता। वो इस स्प्रेड की जगह, यहाँ देखो, ये स्प्रेड है ना, ये स्प्रेड हो जाएगा इस तरह, बिल्कुल बराबर,
ठीक है, जो मार्केट रेट है उसी के ऊपर आपकी ट्रेड लग रही होगी, लेकिन वो स्प्रेड की जगह स्प्रेड गैप है जो उसको ब्रोकर को पैसे बना के देता है आसान लफ्ज़ों में, और कमीशन आप उसको हाथों हाथ दे रहे हो कि भाई मेरी मार्केट जहाँ मैंने कही है तेरी मेहरबानी वहीं पे लगवा दे, तुझे मैं जेब से दे देता हूँ पैसे, ठीक है, तो आप उसको पर लॉट पे ट्रेड दे रहे हो। तो ये हम सारी बातें ये चलेंगी, ये टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं समझ आ रही ना तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। अब फर्दर हम चलते हैं, यहाँ पे एक और फैंसी डब्बा बनाते हैं, ठीक है, एक सेकंड, चलो इसको पिंक कलर का बना देते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, एक सेकंड, थोड़ा और ब्राइट पिंक, बल्कि नहीं ये वाला पिंक, चलो ये वाला नहीं, पिंक ही ठीक था, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सेकंड, यप, हाँ, इस मार्केट में ना जो मैं अभी काफ़ी देर से बात कर रहा था पिप्स की और लॉट्स की, तो उसमें क्या होता है, जितने भी मेजर पेयर्स हैं ना जो मैंने बताया, जैसे यूरो यूएसडी कह लो, जीबीपी यूएसडी, सही है, यूएसडी जेपीवाई या गोल्ड, ये मेजर पेयर्स हैं, लोग मोस्टली इसी पे काम करते हैं और हमने भी इन्हीं को डिस्कस करना है, या हम करेंगे US 100 या US 500, US 30 को तो सोचना भी नहीं है ना, उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये जो पेयर्स हैं ना ये कंट्रोलेबल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ये लॉट्स पे भी डिस्कस करते हैं, मेरे जहन में एक और पॉइंट आ गया, हाँ, मूवमेंट्स। अब ये जो पेयर्स हैं ना, जितने भी पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, US 100 हो गया, US 500 हो गया, इन सब के चलने के तरीके अलग हैं। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ये को रिलेटेड है, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, प्रूव भी करूंगा इस बात को। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को रिलेटेड है, यानी कि अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी 80% उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में यूरो यूएसडी जा रहा है, और सिमिलरली जीबीपी यूएसडी अगर नीचे जा रहा है तो यूरो यूएसडी के 80 से 90% चांसेस हैं कि वो भी नीचे ही जा रहा होगा। और मैंने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का ही चार्ट खोला हुआ, चलो आओ देखते हैं। ये देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, दूर से देखो, ये देखो मूवमेंट देखो, रुको जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखो मार्केट मूवमेंट, ये ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, सही है। ये मूवमेंट है यूरो यूएसडी की, इस तरह से ऊपर गई, ये मतलब यहाँ से देखो ना, ये यार ये रुको मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखा दे देता हूँ, इस तरह देख लो, ठीक है, मार्केट ने इस तरह से मूव किया। और जीबीपी यूएसडी देखो, ये भी 5 मिनट चार्ट है और कैंडल्स अलग हैं लेकिन मूवमेंट तो सेम है। ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, ये ऊपर गई नीचे आई और फिर ऊपर गई। कहने का मकसद क्या है कि अगर यूरो यूएसडी एक अप ट्रेंड में है तो जीबीपी यूएसडी भी अप ट्रेंड में होगा, ये देख लो, अगर यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में है जीबीपी यूएसडी भी अप ट्रेंड में होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे इनके मूवमेंट्स को रिलेटेड है और ये दोनों ही यूएसडी कैड के अगेंस्ट चलते हैं 80%। ये कोई ट्रेडिंग के अंदर ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कि 100% ही काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 80% मैं कहूँगा कि इनके यूएसडी कैड के, सिर्फ ये आपने अपने नोट्स की हद तक लिख लो, नॉलेज की बातें, इनको हम इतना ऐसा यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। यूएसडी कैड के अगेंस्ट चल रही होती है या आप कह लो यूएसडी के अगेंस्ट चल रही होती है, क्योंकि पेयर यूरो यूएसडी है ना। देखो, डॉलर नीचे जाएगा तो यूरो ऊपर जाएगा, यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे जाएगा, इस पेयर की मूवमेंट बता रहा हूँ,
इस पेयर की मूवमेंट, कि इस पेयर का जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ कैंडल तब प्रोड्यूस करेगा जब इन दोनों का जो प्राइस पॉइंट है उन ये बेसिकली ये भी आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये एक स्टॉक है, ठीक है। यूरो यूएसडी बेसिकली एक स्टॉक है, एक डिफरेंस है यूरो करेंसी का और डॉलर करेंसी का। बात समझ आ रही? ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे इस पेयर के अंदर। ये पेयर्स बने हुए ना, ये मार्केट चल रही है पेयर्स पे। तो यूरो की प्राइस ऊपर जाएगी तो डॉलर की नीचे आएगी, ठीक है। और इसको हम यूएसडी कैड के पेयर के अंदर हम बड़े आराम से नज़र भी देख जो है वो हमें नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हम अगर इनकी फर्दर बात करूं मैं गोल्ड की, तो ये बेसिकली कहलाया जाता है XAU USD। ये भी डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा होता है और इसकी जो अच्छा अब मूवमेंट पे देखते हैं। अब जो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी है ना, ये इतने वॉलेटाइल नहीं है, ये समझ लो मिड वॉलेटिलिटी है इनकी। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी ये होती है कि ये जो कैंडल बनने की स्पीड है ना, और इसके अंदर जो विक्स हैं, ये विक है, मैं दिखाता हूँ, ये एक विक है, ठीक है। तो इस विक की जो मूवमेंट है, ये जो कैंडल ऊपर नीचे बन रही है, ठीक है, ये बनने की जो स्पीड है उसे हम उसे वो कहलाती है वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब जो इन दोनों की वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू गोल्ड वो बहुत ज़्यादा कम है। इनकी जो पिप्स की मूवमेंट है, पिप्स क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको पिप्स का भी बताता हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी और अभी के लिए इतना बहुत है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी या आप कह लो न्यूजीलैंड यूएसडी, ठीक है, ये एज कंपेयर टू गोल्ड या स्टॉक्स ये मिड वॉलेटिलिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसकी जो पिप की मूवमेंट है, इसकी जो बेसिकली कैंडल्स बनने की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है एज़ कंपेयर टू करेंसीज की इतनी तेज़ मूवमेंट्स नहीं है, इतनी तेज़ प्राइस इसमें चेंजेस नहीं आते जितनी तेज़ी से गोल्ड में आते हैं। और आजकल अगर मैं गोल्ड की बात भी करूँ, चलो देख लेते हैं गोल्ड को। अच्छा, आपने ना जब ये यूज़ भी करे होगे, खैर मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि कौन सा चार्ट खोलना चाहिए। अपने यहाँ पे फ़िलहाल गोल्ड खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट है, इसकी जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे आ जाओ, ये जो मूवमेंट्स है ना, अब यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा विक्स हैं, उतनी जीबीपी के अंदर नहीं थी, ये देख लो। यहाँ पे भी देखो, इसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये प्राइस को चेंज बहुत तेज़ कर रहा होता है, जो जितनी जल्दी चेंज करेगा उतनी ज़्यादा उसकी वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी वॉलेटिलिटी होगी। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, US 100 एंड US 30, सॉरी US 500 और फिर US 30। अब US 100, US 500, US 30 तीनों की मूवमेंट्स अलग। अब US 100 आप कह लो कि इसकी स्पीड कंपैरेटिवली करेंसी से थोड़ी ज़्यादा होती है, गोल्ड से कम होती है, ठीक है। ये इतनी जल्दी प्राइस को नहीं मूव कर रहा होता, कह लो कि मिड वॉलेटिलिटी के अंदर ही मैं इसको काउंट करूँगा। जबकि जो US 500 है ना, ये आप कह लो कि भाई आप यूरो यूएसडी जैसा चल रहा है, नहीं तो लो वॉलेटिलिटी पेयर्स होते हैं कुछ, मैं दिखा भी देता हूँ, रुको। ये देखो लो वॉलेटिलिटी पेयर्स, इसमें आ जाता है ऑड यूएसडी, ठीक है। और मेरे पास और कौन, हाँ शेफ JPY और शेफ USD कर लो। ये इतने थके हुए पेयर्स हैं ना। और USD तो फिर थोड़ा सा बेहतर है, शेफ USD तो ये शेफ और जो USD का पेयर है ना, ये इतना ज़्यादा स्लो है कि आप ट्रेड लगा के सो भी जाओगे तो वो कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। वो बेसिकली ये पेयर्स एग्जॉटिक होते हैं, इनकी जो वॉलेटिलिटी है ना एग्जॉटिक रहेगी, ठीक है, क्योंकि
इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेंड में जाती ही नहीं है। यानी कि ये देखो, ये मूवमेंट देख रहे हो ना, ठीक है, ये आपको बहुत कम मिलती है स्लो मूविंग पेयर्स पे, एक्सॉटिक वॉलेटिलिटी वाले पेयर्स में आपको स्लो मिलेगी, ठीक है। जबकि US 100 के अंदर आपको बहुत बेहतर वॉलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है। US 500 आपका यूरो USD जैसा काम कर रहा होता है, जीबीपी करेंसी पर जितनी ही इनकी वॉलेटिलिटी है। US 30 ये गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ है, इसकी मूवमेंट गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए इसको आपने हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ। और इसमें इन दोनों में ये दोनों 85 to 90% कोरिलेटेड है, ठीक है। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर US 500 ऊपर जा रहा है तो US 100 भी ऊपर जाएगा, और अगर US 100 नीचे जा रहा है तो US 500 भी। आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसको आप नीचे ही देखोगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम होगा, लेकिन वो वापस अपनी जो गैप है वो वापस अपने फिल करेगा ही करेगा। तो फिर से वही बात आ जाती है कि इनकी मूवमेंट्स थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पिप्स की। अब पिप क्या होता है? अब मेजॉरिटी पेयर्स, करेंसी पेयर्स, ठीक है, उसमें जो पिप होता है बेसिकली ये पिप एक मेजरमेंट है प्राइस चेंज होने की, ठीक है, कि इतने पिप्स प्राइस चेंज हो गई, यानी इतने नंबर प्राइस चेंज होगी, इतनी ज़्यादा मूवमेंट आ गई प्राइस के अंदर, तो हम उसको मुशाबियत दे रहे होते हैं पिप के नाम से, कि भाई इतने पिप जो है वो मार्केट में चेंज आया। तो अगर मैं बात करूँ ना एक पिप की करेंसी पेयर में कितना चेंज होता है, तो मान लेते हैं उसका चेंज तकरीबन इतना होगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, मैं अब इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी की प्राइस है, ये सिर्फ अज्यूम कर लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो यूरो यूएसडी की ये प्राइस चल रही है ये, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यूरो यूएसडी की जो प्राइस है वो है इस वक्त 1.1000, ठीक है। और 2 मिनट बाद प्राइस हो जाती है, लिख भी देते हैं, आफ्टर 2 मिनट्स प्राइस हो जाती है 1.1001, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 पिप चेंज आ गया और ये पॉजिटिव चेंज है। तो मैं इसको कहूँगा कि 1 पिप का फ़र्क डल गया। अगेन बात वही आ गई, समझा रहा हूँ कि पिप एक मेजरमेंट है प्राइस के चेंज होने की। अब मान लेते हैं कि प्राइस थी 1.1101, ठीक है। 1 घंटे बाद प्राइस हो जाती है 1.1110। तो कितने पिप चेंज आया होगा, गेस करो। इसके अंदर 9 पिप्स का चेंज है, तो हम ये कहेंगे कि 9 पिप की मूवमेंट आ गई, 9 पिप्स की मूवमेंट आ गई, 9 पिप्स की मैं लिख भी देता हूँ, 9 पिप्स की मूवमेंट आ गई, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कि 9 पिप की इसके अंदर मूवमेंट आ गई है। लेकिन ये ना ये यूरो यूएसडी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, वैसे मेजर करेंसी पेयर्स इसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ। आप कह लो ये काम करेगा जीबीपी यूएसडी में, यूरो यूएसडी में और एनजीडी यूएसडी में, यूएसडी के ऐड में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से फिर से जीपीवाई के पेयर्स की, ठीक है, इसमें 1 पिप की मूवमेंट काउंट होती है 0.01, ठीक है। ये इसका 1 पिप होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको, चलो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैं लिख देते हैं GUSD, ठीक है। खुल गया USD JPY का चार्ट खुल गया।
अभी खैर मार्केट ओपन है तो, लेकिन वैसे मूवमेंट नहीं है। खैर ये जो मूवमेंट आई ना 55.3 से 55.4, ये वाली ठीक है, ये पेप नहीं है। पेप होगा यहाँ पे, ये जो 5 चल रहा है ना, ये पेप है, ये पेप नहीं है। ये टिक्स में काउंट होता है, ये पेप है। ये वाला जहाँ पे आप एरो देख, ये 4 के बाद वाला 5, ये पेप में आएगा। तो यहाँ पे भी यही बता रहा था। फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं जी कि USD/JPY हमारा पेयर है, अज्यूम करें 150.00 प्राइस थी। 5 घंटों बाद प्राइस मेरे पास शो हो रही है 150.01। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ऊपर प्राइस चल रही 157.553। ये जो 3 से पिछला 5 है ना, ये पिप है, ये एक पिप है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता दो दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर मैं आपको बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि USD अब फॉर एग्जांपल अभी USD की JPY की प्राइस है 151.00। 150 घंटों बाद, ठीक है, 150 घंटों बाद 151.11 ये हो जाती है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो 151 से 150 घंटों बाद वो प्राइस चली गई 151.11 पे। तो मैंने सिर्फ इतना हिस्सा देखना, पिछला हिस्सा देखना ही नहीं है। पिछला हिस्सा मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इतना हिस्सा देखूंगा और मैं कहूँगा कि प्राइस के अंदर 11 पिप का चेंज आ गया। ये है 11 पिप्स का चेंज। तो अगेन बात हुई कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पिप हम यूज़ करते हैं प्राइस के मेजरमेंट के लिए कि कितने % चेंज आ गया है। मैं यहाँ पे लिख भी दिया, सही है। अब यहाँ पे वी नीड फैंसी डब्बा, यहाँ पे आ जाओ यार, इसका कोई और कलर देते हैं, कोई मज़ेदार सा कलर, ब्लू नहीं यार, एक सेकेंड, रेड कर देते हैं हम, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लॉट क्या होती है। ये मैं अभी सिर्फ आपको जनरल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। लॉट्स क्या होती हैं। अब लॉट में हमारे पास पहली आ जाती है जी स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड लॉट इस तरह से लिखी जाती है 1.00। ये एक स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है, एक लॉट है। एक लॉट भी कहते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है $10 का चेंज इन करेंसी पिप, यानी कि एक पिप का चेंज आएगा, एक स्टैंडर्ड लॉट मेरी ट्रेड होगी तो $10 का फ़र्क डल जाएगा। दोबारा बताता हूँ, मैं अगर करेंसी पेयर पे हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड खोली है, यहाँ से एक स्टैंडर्ड लॉट लिख कर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड खोली है, तो एक पिप का जब चेंज आएगा प्राइस के अंदर तो मेरे पास $10 का चेंज, $10 की मूवमेंट, $10 का प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस शो होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड लॉट की पावर है और इसका फर्दर फार्मूलाज होते हैं रिस्क को, लॉट को कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं बताऊंगा बाद में। फिर आ जाते हैं 0.10 की एक मिनी लॉट, ठीक है। इसमें आपके वही सारी कैलकुलेशन है कि आप उसको पिप के साथ जाके ट्रेड करेंगे, यानी कि देखो ना, ये एक है, ये 0.1 है, तो यहाँ से हम 0 हटा देंगे तो यहाँ पे $1 की यहाँ पे $1 की मूवमेंट आ जाएगी, सही है। और फिर आ जाती है हमारे पास 0.01 की माइक्रो लॉट। ये माइक्रो लॉट बेसिकली आपको एक पिप की मूवमेंट पे $0.10 की जो मूवमेंट है ना वो दिखा रही होगी। फॉर एग्जांपल प्राइस के अंदर एक पिप का चेंज आया, मेरी ट्रेड 0.01 थी, तो मेरे पास $0.1 का पॉजिटिव या नेगेटिव
बैलेंस शो होगा, सही है। अगर प्राइस के अंदर मेरी लॉट 0.01 थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0.01 लॉट थी, एक पिप का मूव आया, माइक्रो लॉट मैंने लगाई हुई थी, तो मेरे पास मेरे बैलेंस में चाहे मेरे पास $1 मिलियन मेरे अकाउंट में पड़ा हो, लेकिन प्राइस की जो ट्रेड का PNL होगा, ट्रेड का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस होगा, वो 0.1 होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। इसी तरह पिप्स ऊपर नीचे होंगे और मेरे पास ये जो बैलेंस है ये मेरे पास शो होता रहेगा। फर्दर बात कर लेते हैं हम। यार एक तो कलर सेलेक्ट करने में बड़ी टेंशन रहती है बंदे को। खैर ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे। यार ये कलर नहीं पसंद आ रहा, इसको हम ग्रीन दे देते हैं। ये भी नहीं पसंद आ रहा, पर्पल दे देते हैं। ये नहीं, पर्पल भी नहीं, ब्लू, ये फिर भी बेहतर लग रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर नहीं पसंद। यार चलो इसके साथ ही गुजारा करते हैं। खैर उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडिंग के सेशंस में। ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? ये मार्केट 24/7 मार्केट ओपन नहीं रहती, ठीक है। जैसे ये वीकेंड पे बंद हो जाती है, अब तो देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, और रात के पाकिस्तानी PKT 3 AM क्लोज हो जाती है। अलग अलग मार्केट्स अलग अलग टाइम पे बंद होना शुरू होती हैं। कोई 2:30 बजे बंद होना शुरू हो जाती है, कोई 3 बजे बंद होना शुरू हो जाती है। और ये क्यों होती है, ये सारा कुछ भी मैं अगले सेशन में बताऊंगा। अभी के लिए पाकिस्तानी 3 बजे से लेके 4:30 AM तक मार्केट क्लोज रहेगी, ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे काम करेगी। और इसके अंदर 3 सेशन होते हैं। एक हमारे पास एशियन सेशन। अच्छा, ये जितने भी सेशंस मैं लिख रहा हूँ ना, इनके बिहेव करने के तरीके अलग हैं, ये एक जैसे नहीं है। एशियन सेशन है मेरे पास, लंदन सेशन है, और फिर मेरे पास न्यूयॉर्क सेशन है। एशियन सेशन में आपके पास टोक्यो होता है, सिडनी होता है, मैं लिख भी देता हूँ। टोक्यो होता है, टोक्यो एक्सचेंज होती है, सिडनी एक्सचेंज होती है, तो इसीलिए इसको एशियन सेशन कहते हैं। और ये लो वॉलेटाइल होता है मोस्टली। ये मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ इस सेशन के, कि इस वक्त पे ये कितने बजे होते हैं, क्या होंगे, ये मैं डिटेल में सारा कुछ कवर करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये लो वॉलेटाइल होते हैं, ये रेंजिंग होते हैं। रेंजिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। और इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं होती। रेंज का क्या मतलब है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ये मार्केट देख रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। ये देखो, यहाँ पे देखो ना, ये देखो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रेंज। खैर मेरा सामान सारा हिल गया, खैर कोई मसला नहीं है। साथ साथ नोट्स बना लेना लाजमी, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। और ये चीज़ें आसान नहीं होती, मतलब समटाइम्स आपको देखनी पड़ जाती हैं, तो नोट्स में लिखी होंगी तो आसान रहेगा। लंदन सेशन, ठीक है। अब ये लंदन एक्सचेंज होती है बेसिकली, ठीक है, मैं भी देता हूँ। लंदन एक्सचेंज में एशियन सेशन से ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो इसको हम कहेंगे मिड वॉलेटाइल। लेकिन ये भी सम ऑफ टाइम, मतलब समटाइम्स ये रेंज करेगी, समटाइम्स ये ट्रेंड करेगी, यानी कभी कभार बुलिश हो जाएगी, बेरिश हो जाएगी, या रेंज करना शुरू कर देगी। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम ही रेंज करी होगी। एशियन सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेंज ही नज़र आ रही होती है, लेकिन लंदन के अंदर आपको कोई ना कोई हाई या लो बनता हुआ नज़र आएगा, और इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा। और अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मैं लिख भी देता हूँ, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग यहाँ पे हो रही होती है। और इसके बाद ये रेंज में आपको शादो नज़र ही नज़र आएगा। कोई फैक्टर होगा ना,
वो मैं फैक्टर्स भी डिस्कस करूँगा उसके ऊपर। बेसिकली वो न्यूज़ेज होती हैं और उसको हम देख रहे होते हैं, कोई ना कोई की न्यूज़ आ रही होती है, तो हम उसको मद्देनज़र रख के फिर डिसाइड करते हैं मार्केट क्या करेगी। लेकिन अभी के लिए मार्केट एसल हंटिंग कर रही होगी। न्यूयॉर्क में मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होगी और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होगी। ठीक है, बिग ट्रेंड्स हमेशा आपको न्यूयॉर्क सेशन में ही नज़र आएंगे सबसे ज़्यादा। बेसिकली मैं बताता हूँ, एशियन सेशन में ना इतना ट्रेडर नहीं होता। ठीक है, ये बाइंग सेलिंग प्रेशर वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हेज फंड्स टाइप की। सबसे देखो, न्यूयॉर्क या लंदन में जो हेज फंड्स हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, उसके अंदर उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एशियन। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि मार्केट मेकर्स ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करना होता है, अपनी लोगों के स्टॉप लॉसेस को उड़ाना होता है। तो इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हम लोग भी इसी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है तो हमें अपने प्रॉफिट्स आसानी से मिल जाते हैं। जबकि हम लंदन की बात करें या एशियन की बात करें तो उसमें इतना आसानी से हमें नहीं मिलते। एक सेकेंड, हाँ समझ आ गई। अब यहाँ पे ये होता है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूँ, रुको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अब तक की ना ये पूरी इस सेशन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि लंदन क्लोज हो रहा होता है, न्यूयॉर्क खुल रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मान लो कि ये एक टाइम चल रहा है लंदन का, ये 8 बजे से लेके, ये मैं अभी टाइम डिस्कस नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, 8 बजे से लेके यहाँ तक। अब ये टाइम साथ ही खुल जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा डब्बा बड़ा कर देते हैं, ज़रा फैंसी हो जाएगा काम। इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आए। ये तो मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, नहीं ग्रे कर देते हैं, सही है। रुको यार, एक तो कलर डिसाइड करने में ना बहुत टेंशन हो जाती है। इसको मैं कर देता हूँ येलो, सिर्फ समझाने के लिए। जो ये टाइम है ना, ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये टाइम का हिस्सा, ये टाइम है ओवरलैप का। इसी तरह अपने नोट्स में इसको लिख लो। ओवरलैप में मोस्ट एसएल हंटिंग इसी वक्त में होगी, और ये मैं बाकायदा एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग हो रही होती है और इसके बाद ही आपको मार्केट की कुछ समझ आती है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस ओवरलैप के अंदर सबसे ज़्यादा एसएल यहाँ पे हंट होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होते हैं। सबसे ज़्यादा गंदी मार्केट विक्स मारती है, वो इसी टाइम के अंदर मारती है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आम बंदा सरवाइव कर ही नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर वक्त ही ये काम हो रहा होता है, हर वक्त कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, मोस्ट मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, किस वक्त होती हैं, और हम वहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को जनरेट करेंगे। तो इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है। और ये बात इतनी रेयर है कि मतलब समझने में टाइम लग जाता है और लोगों को बता भी नहीं रहा होता ये बात। ठीक है, खैर यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, और अब हम इसको, अच्छा मैं ना एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये थी कि दिल में बंदे का ख्याल आता है, और मैं आपको कहूँगा कि ये अब तक का मेरा गोल्डन डब्बा, फाइनल डब्बा ये होगा। सही है, इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा, कलर हम देंगे इसको फुल फैंसी, कुछ ज़्यादा ही फैंसी हो गया, इसको गोल्डन, भाई गोल्डन कलर चाहिए हमें। ये चलो,
यार एक तो कलर ही नहीं पसंद आ रहा होता। खैर ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक सेकंड यार। खैर चलो इस पे लिख के देखते हैं। हाँ ठीक है, इस पे भी। अब तक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पेयर पसंद है। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्रिप्टो की। सबसे पहले नजर आ भी रहा कि नहीं यार, इसका कलर एक तो जो है ना, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, ग्रे कर देते हैं, और हाँ ये कर देते हैं, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर जो मार्केट वॉल्यूम है ना, वो रिलेटिवली कम रहता है एज कंपेयर टू फॉरेक्स। अब इसका मतलब क्या है? वैसे आप इसका गूगल पे सर्च करोगे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका वॉल्यूम कितना, लेकिन फॉरेक्स से बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि फॉरेक्स से तो मेरे फिंगर टिप्स पे है ना, वो है 7 ट्रिलियन का आजकल चल रहा है। सुना तो यही था, देखा भी तो नहीं था। तो क्रिप्टो का जो मार्केट वॉल्यूम है वो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स, जिस वजह से क्रिप्टो के अंदर इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन है, इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन है कि कोई भी ऐरा गैरा बंदा आएगा, वो लॉट्स लगाएगा तो मार्केट को मूव करवा देगा। लेकिन ये काम फॉरेक्स में नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता जितना क्रिप्टो में होता है। मैं पर्टिकुलरली बिटकॉइन या इथेरियम की बात नहीं कर रहा, मैं अदर मीम कॉइन, इस तरह के आजकल शिट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, इस तरह की चीज़ों को बात कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ इनका वॉल्यूम फॉरेक्स से बहुत ज़्यादा कम है। फॉरेक्स का क्या मतलब? फॉरेक्स यानी मेजर पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स में वही यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। इतना ही समझ लो कि बाकी डब्बे में आ नहीं रहा, तो डब्बे में आना भाई बहुत ज़रूरी है। आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए, सही है। तो क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम फॉरेक्स से फॉरेक्स का $7 ट्रिलियन है, ठीक है। 7.2 ट्रिलियन है या 7.4 है, खैर इतना भी क्या डिटेल में जाना है, खैर इसको गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको क्रिप्टो के अंदर मिलती है। गंदी से गंदी विक्स मिलती हैं, आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, एक लिहाज से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये मैं बात नहीं कर रहा कि हम ट्रेड नहीं कर सकते। जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा वो क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, गोल्ड में, किसी भी मार्केट में जो मतलब जानी मानी मार्केट है, जो डिजिटल है, जिस पे एल्गोरिदम लगा हुआ है, जिस पे मार्केट वॉल्यूम है, वहाँ पे काम करेगी। चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे वो फॉरेक्स की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, कोई भी मार्केट हो। ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है। अब गोल्ड अकेले का वॉल्यूम फॉरेक्स से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत बड़ा एसेट है। इसे हम ये भी कहते हैं कि सेफ हेवन। इसको ना हम इंग्लिश में कह लो, इस ट्रेडिंग की फील्ड में हम इसे कहते हैं सेफ हेवन। ये पंप करेगा वॉर सिचुएशंस में, क्योंकि वॉर सिचुएशंस में भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेफ होती है वॉर सिचुएशंस में वो गोल्ड है। क्योंकि करेंसी को आग लग जाए वो तो गई, ख़त्म हो गई। इसी तरह प्रॉपर्टी है, डीवैल्यू हो गई। अगर अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं मसला हो गया, फॉर एग्जांपल इवन दो अगर हम अपने इलाकों में भी देखें, अगर एक मोहल्ले की सड़क जो है वो टूट जाए तो वो उसकी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाती है। वहाँ पे अगर मार्केट्स नहीं है तो डीवैल्यू हो जाती है। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जो डीवैल्यू नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है। वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आजकल जहाँ भी ना मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसे यूएससी ये खोल लेते हैं। ये देखो कितने महीनों से ये मंथली चार्ट है, यानी एक महीने में एक कैंडल बन रही है। तो कितने महीनों से मार्केट ऊपर है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? 1668 से लेके अब तक 4330 के ऊपर चला गया। ये मेरे ख्याल से ये आउंसेस में रेट होते हैं, ये मैं इसको कैलकुलेट करके बाद में बताऊंगा। खैर अभी के लिए इतना समझ लो कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। वॉर सिचुएशंस में ऊपर जाएगा और
इसका मार्केट वॉल्यूम फॉरेक्स से ज़्यादा होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो सिमिलरली मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम एक जगह पे फॉरेक्स और गोल्ड को रख दें और दूसरी साइड पे यूएस स्टॉक रख दें, तो यूएस स्टॉक्स सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेडेड हैं। जितने भी दुनिया के बिलियनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ US 100 या US 500 को ट्रेड कर रहे होते हैं। इनका अपना वॉल्यूम जो है वो $51 ट्रिलियन है। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका क्या इशू है, इसका देखो, मैं एक बात समझो कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा उसमें मैनिपुलेशन होंगी, विक्स लगेंगी, स्टॉप हंट्स होंगे और इस तरह के मसले होंगे, ठीक है। और वो इतना कोई स्मूथ बियर नहीं होगा। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं यूएस के, ठीक है, US 100, US 500, S&P या नैस्डैक, ये इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इवन तो सर्च कर लेना, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इन दोनों का है, ठीक है। ये मैंने अंदाज़न बताया, मैंने अभी सर्च नहीं किया, लेकिन जितना मुझे याद है मैंने उतना बताया। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये स्मूथ मार्केट्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर पिप्स नहीं होते, इसके अंदर हैंडल्स होते हैं। हैंडल्स वो नाम है उस मेजरमेंट का जिससे प्राइस को चेंज हो रही, जो प्राइस चेंज हो रही होती है, तो हैंडल्स होते हैं या पॉइंट्स कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो या वो हैंडल्स होंगे या वो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल है, आई होप मेरी बातें आपको समझ आई हों, और अगर कोई ना समझ आई हो तो बता देना। तब तक के लिए ख्याल रखो, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।